नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी जीके के टॉप 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लेखपाल व अन्य यूपी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ललितपुर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 829। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला। ठीक है, तो वो कौन सा है सबसे कम आबादी वाला जिला? तो वो है महोबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस फूड वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन जनवरी में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इंडस फूड 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है TPCI के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडस फूड प्रदर्शनी का यह कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? तो ये था 9वां संस्करण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 5वें प्रधानमंत्री कौन थे जो जमींदारी उन्मूलन से भी गहराई से संबंधित थे? तो कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो किस दिन बनाया जाता है किसान दिवस? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को। ठीक है, क्या बनाया जाता है? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मुरादाबाद में स्थापित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CDRI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो CDRI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बरुआ सागर किला का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो वो करवाया था ओरछा राजा उदित सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना किस वर्ष की? तो झांसी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1613 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कितने रामसर स्थल हैं? तो 12 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो अभी 12 में कौन सा जुड़ा है? तो वो जुड़ा है शेखा झील। ठीक है, शेखा झील कहाँ है? ये अलीगढ़ में है। ये वर्तमान में ही जुड़ा है। और 11 में कौन था? तो 11 में था पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि कहाँ है? एटा में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल तो कौन सा था? और राज्य का 12वां कौन सा बना है? तो बना है शेखा पक्षी विहार, जो कि कहाँ है? अलीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देश में 99वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, कौन सा है? ये शेखा पक्षी विहार है, जो कि कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये अभी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के हैं। चलिए आगे देखते हैं, नदी एवं बांध, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये है अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अहरौरा बांध मुख्य रूप से गंगा की किस सहायक नदी पर बना हुआ है? तो अहरौरा बांध बना हुआ है गरई नदी पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरुआ सागर किला बेतवा की किस सहायक नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये बरवा नदी पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारे।
चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो वह अनामिका और परिमल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फूलर झील से। ठीक है, इसे गोमत ताल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो वो गुजरती है नैनी प्रयागराज से। ठीक है, और मिर्ज़ापुर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। वाराणसी स्थित सरस्वती भवन पुस्तकालय की नींव किस प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा कब रखी गई थी? ठीक है, किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। कब रखी गई है? तो ये रखी गई है 1907 में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेपाल और पीलीभीत यूपी के मध्य कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती है? तो कौन सी नदी है? तो वह शारदा नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? तो वो है यमुना नदी। इम्पोर्टेंट। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस भाग में है? तो है उत्तर और मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो वो क्या है? वो है बनारस, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है जो पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा कराया जाता है? वो है नटवारी। प्रयागराज एक दिन के लिए भारत की राजधानी कब बना था? ठीक है, तो ये कब बना था? ये बना है 1 नवंबर 1958 को। एक दिन के लिए राजधानी बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरो जनजाति जो स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो चेरो कहाँ पाई जाती है? चेरो सोनभद्र और बनारसी दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला और साहित्य के जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ममता कालिया प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो वह जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में स्थापित गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय दयाल गोयंका। ठीक है, तो किसने स्थापित की थी गीता प्रेस? जय दयाल गोयंका ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं बार पूछा गया आप। गीता प्रेस से निकलने वाली पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। ठीक है, जो कल्याण पत्रिका है उसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित राधे श्याम खेमका को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो वो मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। देश में कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो वह 13.8%। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और यूपी मेंटर के जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस QR को स्कैन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के टॉप 40 MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी लेखपाल और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, इसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का भारत में क्या तत्कालिक परिणाम हुआ? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये हुई थी 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। फिर है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1974 में। फिर अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो वह छाता विधान। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट, तो 1992 का एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया था? तो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, 1992 में। फिर एजेंडा 21 किस सम्मेलन में लाया गया? तो ये 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में लाया गया था। अगला क्वेश्चन, रियो प्लस 10 सम्मेलन का आयोजन 2002 में किस शहर में किया गया? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी बुनियादीवाद, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो क्या था? अर्नेस्ट हैकल ने। अब अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो वो था एजी टांसले, इन्होंने दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक फादर ऑफ इकोलॉजी कौन कहे जाते हैं? तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। पर्यावरण की प्रमुख अवधारणा है। क्या पर्यावरण एक खुला तंत्र ओपन सिस्टम है? हाँ, इसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का निवेश और निर्गमन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऊपर का ओपन सिस्टम होता है। पर्यावरण अपशिष्ट को आत्मसात करने की क्षमता क्या है? तो वो कहलाती है पर्यावरण द्वारा प्रदूषण को बिना किसी नुकसान के सोखने की सीमा। पर्यावरण संरक्षण का एक नैतिक पहलू क्या है? तो महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप की भावना। ठीक है, हम स्वामी नहीं संरक्षक हैं और प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना। ठीक है, नैतिक पहलू है। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो वो हुई थी 1987 की ब्रटलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर इसका रिपोर्ट का नाम था। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष निर्धारित किया? तो वो किया था 2030 में। 30 तक इसमें कुल 70 लक्ष्य हैं। ठीक है, और कब हुआ था ये? कब आए थे? 2015 में आए थे। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रो प्लांट पीपल बनाना है, प्रो प्लेनेट पीपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख दिवस और संस्थाएं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो वो थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इम्पोर्टेंट है। वैसे आपसे 2024 की नहीं 25 की पूछी जा सकती है, 25-26 की, तो उसे याद रखना आप। 25 की क्या है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और इसमें 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे। ठीक है, और 22 अप्रैल अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इकोसिस्टम डायनामिक्स, इकोटोन क्या होता है? तो दो अलग अलग समुदाय जलीय या स्थलीय के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम इकोटोन कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण के अजैविक घटकों में कौन शामिल नहीं है? तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैविक घटक या डिकम्पोजर क्या है? अजैविक नहीं होते, ये जैविक होते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? तो वो एक्वेरियम, बगीचा या कृषि की फसलें। ये कृषि की फसलें भी क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और लिंडेमान ने क्या दिया था? 10% का नियम दिया था कि जो ऊर्जा है एक जीव से जब दूसरे जीव में जाती है तो 10% ही पहुंचती है। ठीक है, 90% का ह्रास हो जाता है। फिर खाद्य श्रृंखला में डिकम्पोजर की भूमिका क्या है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है। फिर खाद्य श्रृंखला फूड चेन और खाद्य जाल में अंतर क्या है? तो जो खाद्य जाल है वो वास्तविक होता है और इसमें कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जीवों के बीच परस्पर संबंध। पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीय उत्पादक किसे कहा जाता है? तो वो जो प्राथमिक उत्पादक जैसे कि शाकाहारी जीवों जैसे बकरी, खरगोश आदि को कहते हैं। ठीक। व्हेल की त्वचा पर चिपकने वर्नाकल किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? तो वह सहभोजिता। ठीक है, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को लाभ होता है, ना हानि। ठीक है, एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होएगा ना हानि होगी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, महासागर, जो कि 71% क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण आंदोलन एवं ऐतिहासिक आपदा। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी प्रमुख हस्तियाँ जुड़ी हैं? तो वह बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ठीक है। फिर है भोपाल गैस त्रासदी में किस खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था? तो वह मिसाइल आइसोसाइनेट। अब देखते हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ है? तो वह दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो वह पूर्वी क्षेत्र, पूर्वांचल, राप्ती घाघरा नदियों के आसपास। ठीक है। ओजोन परत की औसत मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो हम इसे किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भारत में आपदा प्रबंधन। तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 23 दिसंबर 2005 को। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय तो वह गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष जारी की गई? तो 2016 में जारी की गई थी, सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या आपदा प्रबंधन संविधान की समवर्ती सूची का विषय? हाँ, यह केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पे हमारे 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो इस QR स्कैनर को स्कैन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक देखने के लिए।